स्पॉटलाइट की अगली कड़ी में दर्शकों हम बात करेंगे टैक्सेशन की। मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों में चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो टीसीएस का मामला हो या अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी संकेतक हो, उनके बारे में सबको अवगत कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोरोना काल में व्यापारियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे सीए मनीषा बंसल जी से। मनीषा जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मनीषा जी, आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं जीएसटी और आप टैक्स की एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि आज हमारे व्यापारी भाइयों को कोई ना कोई राय, आपसे परामर्श जो है दिया जाए, क्योंकि आपका तो काम ही यही है। हाँ जी। तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि सेल पर जो टीसीएस का प्रोविज़न लाया गया है वो है क्या, और व्यापारियों को किस तरह से लागू होगा और क्या करना चाहिए उन्हें? टीसीएस का अर्थ है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये लाया गया है उन सेलर्स के लिए जिनकी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ या उससे अधिक हो। अब जो ये टीसीएस जो है सेलर को बायर से कलेक्ट करना है, यानी जिसको भी वो अपने गुड्स बेचेगा उनसे उसको ये टीसीएस कलेक्ट करना है। ये जो प्रोविज़न है ये अभी 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हो चुका है। मनीषा जी, अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए प्रोविज़न अलग अलग है या एक ही है? हाँ, तो अगर इसमें टर्नओवर जो है 10 करोड़ से अधिक है अगर पिछले साल में, तो उस पर ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होते हैं टीसीएस के प्रोविज़न्स इस साल से। अब ये प्रोविज़न तब लगेंगे अगर किसी एक बायर को जो सेल है वो 50 लाख से ऊपर है। अब इसमें ध्यान ये देना है कि जो सेल के बाद जो पेमेंट रिसीव होती है उस पर ये टीसीएस जो है लगाया जाता है। जैसे ही जो पेमेंट रिसीव हुई वो 50 लाख से ऊपर होती है, जो ऊपर वाली पेमेंट है 50 लाख से, उस पर ये टीसीएस कलेक्ट करना है सेलर को बायर से। अच्छा, टीसीएस का रेट जैसे जीएसटी में अलग अलग स्लैब्स है, क्या टीसीएस के भी अलग अलग स्लैब्स हैं या उसकी गणना कैसे की जाती है? जो टीसीएस है उसके अलग अलग स्लैब तो नहीं है, उसका जो एक स्टैंडर्ड रेट है वो 0.1% प्रिस्क्राइब किया गया है। 31 मार्च 2021 तक इस रेट को 25% से घटाकर 0.075% कर दिया गया है। लेकिन अगर बायर का पैन अवेलेबल नहीं है तो ये रेट 1% है। ये जो 50 लाख की सीमा की आपने बात की है, क्या बायर्स के लिए ये जो उसका एडवांस पेमेंट की बात की जा रही है, क्या वो 50 लाख की सीमा में शामिल है क्या? तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो टीसीएस है ये जो पेमेंट रिसीव होती रहेगी उसके ऊपर ये लगता रहेगा। एडवांस भी एक तरह से हमारी पेमेंट रिसीव्ड है, तो चाहे वो एडवांस हो चाहे वो बिलिंग मेरी विद जीएसटी हो, जो भी मेरे को पेमेंट रिसीव होती रहेगी उस पर टीसीएस लगता रहेगा। देखो, ट्रेडर्स तो जब दिन में शुरू होता, उनका काम शुरू होता तो शाम तक पता नहीं कई ट्रांजैक्शन करते हैं। ये हर ट्रांजैक्शन पर लागू है या किन किन ट्रांजैक्शन पर ये लागू नहीं है टीसीएस? तो इसमें एक तो जो भी सेल ऑफ गुड्स है ये उस पर एप्लीकेबल है, सेल ऑफ सर्विसेज पर ये एप्लीकेबल नहीं है, और हर सेल ट्रांजैक्शन पे एप्लीकेबल है। जैसे जैसे हम सेल करते गए और उसकी पेमेंट हमें आती रही, तो जैसे ही वो पेमेंट्स 50 लाख से एक्सीड करे उसके बाद से ही मेरे को टीसीएस लगना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, एक ट्रेडर्स वर्ग में एक ग्रुप ऐसा भी है या जिन्हें इस पर थोड़ी सी आपत्ति है, वो इसे एडिशनल बर्डन मांगते हैं कि ये टीसीएस तो और एक बोझ ला दिया ट्रेडर्स पर, इसके बारे में क्या कहना आपका? तो टीसीएस एक एडिशनल टैक्स बर्डन नहीं मैं कहूँगी, एक एडिशनल टैक्स कंप्लायंस ज़रूर बढ़ गई है सेलर की। इस पूरे टैक्स का भार जो है, जो बर्डन है वो सेलर पे डाला गया है कि सेलर से ही हम कलेक्ट करा के जमा करवाएंगे। तो इसको एक एडिशनल टैक्स बर्डन नहीं बल्कि टैक्स कंप्लायंस ज़रूर कहा जा सकता है। टीसीएस जो है वो सेल ऑफ गुड्स पर ही है या फिर सेल ऑफ सर्विस पर भी है? जो टीसीएस के प्रोविजंस है ये सिर्फ माल की बिक्री यानी सेल ऑफ गुड्स पर ही है, सेल ऑफ सर्विसेज पर अभी एप्लीकेबल नहीं है। ट्रेडर्स टीसीएस को प्रैक्टिकल, जिसे आप कहते हैं व्यावहारिक तौर पर अपने व्यापार में किस तरह से लाएं वो? एक नॉर्मल साधारण ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर कोई भी हो, सबसे पहले तो ये चेक करे कि क्या टीसीएस के प्रोविज़न उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं, क्या उनकी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ या उससे एक्सीड की है। अगर हाँ तो ही ये प्रोविज़न उनके ऊपर एप्लीकेबल हैं। उसके बाद ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि क्या करंट ईयर में किसी भी बायर्स को जो सेल हुई है उससे जो पेमेंट आई है क्या वो 50 लाख से ज़्यादा हुई है।
अगर ऐसा हुआ है तो उसकी एक लिस्ट बनाएं, एक एक करके लिखें कि ये मेरे बायर हैं, इनसे मेरे को अब जो अगली ट्रांजैक्शन होगी उस पर मेरे को TCS कलेक्ट करना है। पहला तो ये है जो वो कर सकते हैं। दूसरा है कि वो अपनी जो बुक्स बना रहे हैं उसमें TCS पेबल, TCS रिसीवेबल के लेजर बनाएं, जो कि अभी तक बना भी लिए होंगे, आई एम एज्यूमिंग। उसके बाद जो ये TCS है, ये कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो मैं इनवॉइस में इसको जोड़ लूँ या फिर मैं एक डेबिट नोट मंथ एंड में रेस कर लूँ। तो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड अपना लीजिए। मनीषा जी, TCS का भुगतान कब कब करना है और इसकी रिटर्न कब भरनी चाहिए? तो TCS का भुगतान, जैसे कि अभी हमारे TDS के प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स में, उसी तरह हर महीने की 7 तारीख को, यानी अब जैसे हमारा अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में मैंने जो पेमेंट रिसीव की उसकी पेमेंट मेरे को 7 नवंबर से पहले सरकार को जमा करानी है। और इसकी रिटर्न बिल्कुल TDS की तरह है, क्वार्टरली फॉर्म इसका 27EQ नाम का फॉर्म है जो जमा होता है, उसी से इसकी साल में 4 बार क्वार्टरली रिटर्न जाती है। एक बात ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि टैक्स जो रिविजन्स है, यानी कि कर सुधार जो है हमारे देश की एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि बहुत से कर सुधार हुए जिसमें ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहा गया, हालांकि अभी मानदंडों पर खरा उतरना थोड़ा सा अभी हम समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो क्या आप इस समय महसूस करती हैं कि कर सुधार और होने चाहिए, और इसके लिए क्या 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 परामर्श देती हैं आप? कर सुधार तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये तो हर स्टेज पे लॉ आता रहेगा और सुधार उसकी आवश्यकता ज़रूर पड़ती ही रहेगी। अब पर्टिकुलरली TCS के मामले में मैं ये कहूँगी कि अभी जो कि कोविड का टाइम है, आई थिंक इसकी एप्लीकेबिलिटी को और पोस्टपोन कर देना चाहिए था सरकार को, जो कि नहीं किया गया। अच्छा, तो दर्शकों, मनीषा जी ने आपको बहुत अच्छे ढंग से टैक्स के जो TCS के प्रोविजन हैं उसके बारे में बताया। हम उनसे आगे भी इस कार्यक्रम में परामर्श देते रहेंगे। अगर आपको भी उनसे कोई सलाह लेनी है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो मनीषा जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।